तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और इसमें हमने बेसिक से लेके और जो डिफरेंट अदर मेथड्स हैं फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो हमने देख लिए थे। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री के सॉल्यूशन वाला पूरा टॉपिक है वो कवर हो चुका है, और यदि आपने अभी तक वो पूरा सीरीज़ नहीं देखी तो आप पिछले 2-3 लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं, वो पूरे उसी पे डेडिकेटेड लेक्चर्स हैं। तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो टॉपिक है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हमारी जो ये इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर हम मेन जो यहाँ पे बात है कांस्टेंट कोफिशिएंट की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का मेथड है। उसके अंदर जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके अंदर जो भी टर्म्स होंगे एक्स वाई के फंक्शन और उसके साथ डिफरेंशिएशन के जो फंक्शन होंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स, डी क्यूब बाई डी एक्स, और ऐसे n पावर n तक की जो टर्म्स हैं वो होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो उन सभी के जो कोफिशिएंट हैं वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके अंदर जो मैं जनरल इक्वेशन इसकी लिख के देता हूँ, जनरल इक्वेशन जो हमारी होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो उसमें इस प्रकार से होता है कि यदि हम n डिग्री की बात करें तो यहाँ पे जैसे डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन, ठीक है, और प्लस पी टू ऐसे इंटू पी टू डी एन माइनस टू वाई और डी एक्स एन माइनस टू, ऐसे ये चलता जाएगा। और लास्ट में जो हमारा टर्म आएगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे एक है तो यहाँ से ये हो जाएगा पी एन माइनस वन, और लास्ट में हो जाएगा वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो उसमें y का n बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पे है y का n-1 बार डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ कांस्टेंट है p1, ऐसे p2 pn। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी जनरल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, और इसके अंदर यहाँ पे जो p1 और p2 है pn है ये सारे कांस्टेंट हैं। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं तो यहाँ पे पहली बात तो ये जो जीरो लिखा है मैंने, वैसे जीरो नहीं होता है यहाँ पे, ये हमारे यहाँ होता है एक फंक्शन qx। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी जनरल डिग्री की इक्वेशन होगी। अब इसके अंदर भी हम जो सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारी दी हुई है इसको हम पहले होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम इसके लिए जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। और होमोजीनियस के लिए मैंने पहले बताया था, होमोजीनियस में क्या होता है, जो राइट हैंड साइड में जो हमारा फंक्शन होता है वो हो जाता है जीरो। तो होमोजीनियस के लिए क्या होगा, होमोजीनियस के लिए हमारा होगा qx हमारा हो जाएगा 0। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगी और राइट साइड में 0 हो जाएगा। अब हम जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम शॉर्ट मतलब एक छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो छोटे फॉर्म में लिखने के लिए मैं बताता हूँ आपको। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स होता है उसको हम लिखते हैं डी इंटू वाई। डी इंटू वाई का मतलब है कि जो हमारा डी है, डी की वैल्यू है डी अपॉन डी। डी एक ऑपरेटर है जो ऑपरेट होता है और वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हो गया कि जो डी ऑपरेटर है वो ऑपरेट हो रहा है y पे, और ऐसे यदि हम बात करें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके लिए होगी डी स्क्वायर वाई। ठीक है, तो मेरे को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को लिखते हैं डी वाई। तो हमारे जो पिछले मैंने लिखी थी बड़ी सी इक्वेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ये लिखा हुआ है डी एन वाई डी एक्स एन
प्लस P1 dn-1y dxn-1 और ऐसे जाता जाएगा ये dy/dx Pn-1 प्लस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू qx, जो हमारी जनरल इक्वेशन है। इसमें मैंने बताया था कि इसको हम d लिखेंगे तो ये हो जाएगा dny प्लस P1 dn-1 y और ऐसे जाता जाएगा, ये आ जाएगा Pn-1 और dy प्लस y इक्वल टू qx। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। अब इसके अंदर सब यदि इसको सारे ऑपरेटर्स को एक साथ ले लिया जाए तो ये हो जाएगा dn प्लस P1 dn-1 और ये हो जाएगा इधर d प्लस 1 y इक्वल टू qx। तो हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो हमारी इक्वेशन है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसके सॉल्व करने के लिए मैं बताता हूँ क्या करना जाएगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया था कि होमोजेनियस इक्वेशन होती है, जो इस होमोजेनियस में क्या करते हैं हम, जो राइट हैंड साइड में qx होता है उसको 0 कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी इक्वेशन लिखी हुई है इसको मान लेते हैं ये फंक्शन है d का, ठीक है। एक तरह से ये एक इक्वेशन है d के अंदर, तो इसको मान लेंगे फंक्शन ऑफ d, ठीक है। और यहाँ पे है इंटू वाई और राइट हैंड साइड में है qx। इसको हम शॉर्ट फॉर्म से लिखते हैं एफ डी इंटू वाई इक्वल टू qx। तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट की। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए जो मैं स्टेप बताता हूँ आपको, वही स्टेप हमको फॉलो करते जाना है और उसी से हमारा सॉल्यूशन निकलता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया होगा और उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है कि हम क्या करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने क्या किया जाता है, जो हमारा qx होता है इसको हम कर देंगे 0। qx करते ही 0 करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डी इक्वल टू 0। मतलब जो हमारा d के अंदर ऑपरेटर के अंदर जो इक्वेशन है वो उसको 0 कर देंगे। तो इक्वेशन और यहाँ से इसका 0 का मतलब हो गया कि हम मान लेते हैं इसका जो सॉल्यूशन है वो m है, तो यहाँ से हमारी एफ एम इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी m के अंदर इक्वेशन हो जाएगी। और इस m की जो इक्वेशन बनेगी इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके सॉल्यूशन हम निकालते हैं जो कि m के फॉर्म के अंदर आएंगे। और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के बाद में जो सॉल्यूशन निकलता है उसको हम लिखते हैं y इक्वल टू जो भी फंक्शन आता है हमारा। तो जो सॉल्यूशन आता है y सॉल्यूशन आता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम कहते हैं हिंदी में सहायक समीकरण और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कहते हैं पूरक फलन, ठीक है। तो ये जो पूरक फलन है ये किससे संबंधित होता है, होमोजीनियस इक्वेशन से, जहाँ पे जो हमारी समीकरण है इसमें qx को 0 रख देंगे तो जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा उस जो सॉल्यूशन आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो संबंधित होता है होमोजीनियस इक्वेशन से, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेप था कि हम उसको होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करके qx को 0 करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा CF, ठीक है। अब जो दूसरा स्टेप आता है इसको सॉल्व करने में, दूसरा स्टेप आता है वो स्टेप 2 मैं बताता हूँ। स्टेप 2 आता है उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है हमको, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन है यहाँ से हम आते हैं, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू qx अपॉन एफ डी, ठीक है। यहाँ से जो सॉल्यूशन निकलेगा वो हमारा कहलाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। दो स्टेप होते हैं सॉल्व करने के। पहला स्टेप होता है होमोजेनियस इक्वेशन निकाल के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना, दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। उसके अंदर हम qx को 0 नहीं करेंगे, qx को 0 करेंगे केवल होमोजेनियस इक्वेशन के केस में, बाकी केस में इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए qx को 0 नहीं करेंगे। तो ऐसे y की जो वैल्यू निकल के आएगी, ये कैसे निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा हमारा वो होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा वो हमारा होगा y इक्वल टू CF
प्लस पी आई। ठीक है, फाइनल हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा सी एफ प्लस पी आई। तो आज के लेक्चर में तो हम देखेंगे कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं, और आने वाले लेक्चर में देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की थ्योरी कैसे होती है। तो हमारी जो ये क्वेश्चन दी हुई है हमको, इसी में आज हम फर्स्ट स्टेप लगा के इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो ये जो इक्वेशन हमको दी हुई है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं, क्यू एक्स को 0 कर देते हैं। क्यू एक्स को 0 करते ही हमारी जो इक्वेशन है वो किस प्रकार हो जाएगी, एफ डी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, तो मैं बाय एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ कि एग्जांपल के हिसाब से कि कैसे होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारी इक्वेशन दी हुई है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। जैसे हमारी इक्वेशन 3 इक्वल टू ई की पावर एक्स दी हुई है। ठीक है, अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के सबसे पहले हम क्या है, क्यू एक्स जो राइट हैंड साइड में है उसको तो 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, ई की पावर एक्स को 0 कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगी ये हमारी इक्वेशन होगी, ये होगी होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, पहले जो थी वो होमोजीनियस नहीं थी, अब ये होमोजीनियस हो गई राइट हैंड साइड 0 करते ही। अब इसके अंदर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए मैं बताया डी स्क्वायर जो होता है उसको हम लिख देंगे डी वाई प्लस इसको लिख देंगे 2 डी वाई प्लस ये हो जाएगा y, सॉरी यहाँ पे इसको ऐसे लिखना 3y, तो हो जाएगा 3y इक्वल टू 0। और यहाँ से ये हो जाएगा कॉमन ले लेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3y इक्वल टू 0। यहाँ से ये हमारी जो फंक्शन है ये d के अंदर आ गया। अब इस d का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी आ गई। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो रूट होगा उसको मान लेंगे कि m है इसका रूट। तो हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जाएगी fm वो हो जाएगी d की जगह हम रखेंगे तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी। इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को निकाल के हम इसको सॉल्व कर देंगे तो m की वैल्यू निकल जाएगी। एल्जेब्रा में जैसे हम निकालते हैं 2 डिग्री की इक्वेशन के सॉल्यूशन, 3 डिग्री की इक्वेशन, वैसे ही इसके सॉल्यूशन निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो मैंने एग्जांपल लिया। तो जनरल यदि कोई ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है तो वो यदि n डिग्री की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो पॉलिनोमियल बनेगा n डिग्री का। तो उस n डिग्री के पॉलिनोमियल के अंदर हाँ जो केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं कि उस n डिग्री के पॉलिनोमियल के 3 केस बन सकते हैं कि उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे रियल सॉल्यूशन होंगे, सारे रियल सॉल्यूशन होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ सॉल्यूशन होंगे वो हमारे इक्वल होंगे रियल में, और या फिर कुछ ऐसे सॉल्यूशन हो सकते हैं कि इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो उसके अलग अलग केस होते हैं। तीनों के केस में तीनों केस पॉसिबल होते हैं और तीनों का अलग अलग सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूशन निकालने के मेथड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसमें एग्जांपल भी देखेंगे कि तीनों टाइप के एग्जांपल भी देखेंगे। तो ये पहले थ्योरी है, ये थ्योरी आपको आनी चाहिए सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये CF निकालने का तरीका होगा, जैसे यहाँ से 2 डिग्री की इक्वेशन बन गई है। अब इस 2 डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो किस प्रकार का केस बन रहा है, m के रियल रूट्स आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं या इक्वल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि 3 केस बनेंगे, तो उन तीनों केसों के अंदर कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो उन तीनों केसों को सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि तीनों केस जो होंगे उनमें कैसे कैसे सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, तो बाय एग्जांपल अब हम देखते हैं, 3 एग्जांपल लेते हैं, तीनों के अंदर हम देखा जाता है कि कैसे सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल जो हम लेते हैं वो हमारा एग्जांपल है फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है डी क्यूब वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0 प्लस 4y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है
इसके अंदर राइट हैंड साइड में हमको पहले ही 0 दिया हुआ है। तो मतलब सीधी सी बात है, हमको इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मतलब यहाँ पे कुछ फंक्शन होता तो हम उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 पहले से दिया हुआ है तो हमको केवल इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा 0 पहले से दिया हुआ है, अब हम क्या करें, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो हम देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं d³ माइनस 3d² प्लस 4y = 0। ठीक है, इस प्रकार लिख लिया। अब इसको हम लिखेंगे d³ माइनस 3d² प्लस 4y = 0। इसको लिख देंगे हम fd × y = 0। ये हमारा इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के हम क्या करते हैं, जो fd होता है उसमें d की जगह m रख देते हैं और = 0 कर देते हैं। तो fd में हम जब m रखेंगे तो यहाँ पे d हो जाएगा m³ माइनस 3m² प्लस 4 = 0। तो ये आप जो इक्वेशन देख सकते हैं, ये हमारी क्या होगी, अलजेब्रिक इक्वेशन होगी m के, और m के यहाँ से रूट्स हमको निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं पहली बात तो कि यदि इसके रूट्स निकालेंगे तो रूट्स निकालने के लिए आप देखो यहाँ पे अलजेब्रिक का यूज़ कर सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे m की वैल्यू डालते हैं 1, m की वैल्यू 1 डालते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 4 = 0। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। यदि हम इसमें क्या करते हैं, m = -1 डालते हैं, m = -1 डालेंगे तो m = -1 डालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस 3 प्लस 4। तो इसके लिए क्या आ गई, 0 आ गई, मतलब m = -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से इस इक्वेशन का जो फैक्टर हो जाएगा, इस इक्वेशन का जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा m + 1 = 0। m + 1 ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो यहाँ से बाकी m के सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, m + 1 का डिवाइड कर देंगे m³ माइनस 3m² प्लस 4 के अंदर। अब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा m², तो ये हो जाएगा m³ और प्लस m², ये गया माइनस माइनस, ये कट गया, और ये जाएगा -4m² प्लस 4, आप जाएगा -4m² प्लस 4। ठीक है, अच्छा फिर m का भाग देंगे तो -4m आ जाएगा ऊपर, -4m, और ये -4m² और -4m और 1 से मल्टीप्लाई हो तो -4m आ जाएगा, और फिर यहाँ करेंगे प्लस, यहाँ फिर प्लस, ये कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 4m प्लस 4। अब इस m + 1 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 और ये 4m प्लस कट के 0, तो ये आ जाएगा। इसके फैक्टर एक तो ये हो गया, बाकी 2 फैक्टर ये हो गए। तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक फैक्टर तो m + 1 हो गया, और जो दूसरा फैक्टर भी हमने निकाला है भाग देके, वो ये हो गया m² माइनस 4m प्लस 4। ठीक है, अब इस 2 डिग्री की इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। इस 2 डिग्री की इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m² माइनस 4m प्लस 4 = 0। इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से m = -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 4 × 16 कट के 0, तो यहाँ से आ जाएगा 4 और 2, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 और 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसके दोनों इक्वल रूट्स आ गए। तो यहाँ से एक रूट तो हमको पता चल गया कि m + 1 = 0, तो m की वैल्यू तो आ गई -1, और m की बाकी 2 वैल्यू आ गई 2 और 2। तो हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, इसके अलजेब्रिक इक्वेशन में सॉल्यूशन निकाल लिए। एक तो आ गया m = -1, एक आ गया 2 और एक 2। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों केस देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास तीन रूट्स आ गए, जिससे पहली बात तो तीनों रियल रूट्स हैं, और उसी के साथ साथ 2 रूट इक्वल हैं और एक रूट अलग है। ठीक है, अब इसके जो सॉल्यूशन निकल गया, तो अभी आप देखिए यहाँ से जो मेन हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अब जो आता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालेंगे। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले लिखेंगे y जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा,
इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा यहाँ से, y की वैल्यू निकलेगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे हम c1, ठीक है, e की पावर m की पहली वैल्यू -1 इंटू एक्स प्लस c2, ठीक है, c2 इंटू ई की पावर दूसरी वैल्यू m की 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब प्लस तीसरी वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, प्लस c3, ठीक है, c3। और यदि देखिए यहाँ पे जो दूसरा केस हमारा, दोनों इक्वेशन के जो रूट्स हैं दोनों सेम है, वो वाला केस भी साथ में आ गया, मतलब फर्स्ट सेकंड दोनों साथ में आ गए। तो यदि यहाँ पे मान लेते हैं आप केवल यहाँ पे इसके सॉल्यूशन बोलते केवल 1 2 3, तो तीसरे सॉल्यूशन हो जाते हैं c3 प्लस ई की पावर 3 इंटू एक्स, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता। और किस केस में, जब यहाँ पे तीनों रूट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा एक रूट क्या है, अलग है, और बाकी दो रूट सेम है। तो जो हमारे रूट्स अलग अलग होते हैं तो उनको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कांस्टेंट इंटू ई की पावर एक्स, कांस्टेंट इंटू ई की पावर एक्स में तीनों लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों हमारे सेम हो गए, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, जो दोनों अलग है उस हिसाब से लिखिए। अब जो तीसरा लिखा जाएगा ना, यहाँ पे तीसरे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरे के लिए यहाँ पे जो c3 लिखेंगे, तो c3 में हम क्या करना पड़ेगा, x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा c3, और लास्ट में कर देंगे इसको e की पावर 2x, ठीक है। यहाँ पे यदि 3 होता तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन यहाँ पे x का मल्टीप्लाई इसलिए हुआ है क्योंकि ये 2 और 2 सेम है। तो फाइनली y की वैल्यू हो जाएगी y बराबर c1 e की पावर -x प्लस c2 प्लस x c3 e की पावर 2x, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में मैंने क्या बताया, इस क्वेश्चन में दोनों केस यूज हो गए हैं, जहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पॉजिटिव रियल आया है और इक्वल आया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलता, ठीक है, जो पूरा खेल है वो है सॉल्यूशन निकालने, ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के बाद फाइनल CF कैसे लिखा जाता है, पूरा खेल उसी का है। तो यहाँ पे अभी तो हमारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन है -1 2 और 2, मान लेते हैं कि m के जो सॉल्यूशन आते हैं वो आते 1 1 1, मान लेते हैं कि तीनों सेम आते हैं, तो उस केस में कैसे लिखते हैं हम, y बराबर पहले लिखते हैं c1 e की पावर में 1 इंटू एक्स, पहला, दूसरा प्लस x, मैंने क्या कहा था, जब रिपीट होता है तो x से मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस e की पावर दूसरा क्या है 1 ही है तो 1 इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ पे 3 बार है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वापस x का मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और e की पावर तीसरा क्या है 1 इंटू एक्स। तो ये हो जाता है जब तीनों के सेम, तीनों रूट सेम है, तो ये होगा c1 प्लस एक्स प्लस c2 प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ कांस्टेंट तो लिखा ही नहीं, तो ये होगा c2 और यहाँ पे c3, कांस्टेंट तीनों में आएंगे, ठीक है। तो x c3 और e की पावर x, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे 4 बार होते हैं, तो 4 में यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसे होता है, ये 1 1 2 2, 4 रूट्स होते हैं और 4 में 2 2 करके सेम होते हैं, तो हम इन दोनों के लिए अलग लिखते हैं, इन दोनों के लिए अलग लिखते हैं। तो इन दोनों के लिए लिखेंगे हम 1 1 के लिए, तो क्या जाएगा c1 e की पावर x प्लस x इंटू c2 e की पावर x, ये तो हो गया 1 के लिए। अब 2 के लिए लिखेंगे तो वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, प्लस कॉन्स्टेंट नया लेना पड़ेगा c3 और e की पावर 2x प्लस यहाँ पे वापस, अब यहाँ पे x स्क्वायर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे x, क्योंकि ये तो जो था ये केवल 1 1 के लिए था, 2 के लिए अलग से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे होगा x इंटू c4 e की पावर x। तो ये हमारा ये सॉल्यूशन हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस वाले केस के लिए हो जाता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वेरियस केस बता दिए कि अलग अलग जो हमारे सॉल्यूशन होंगे इक्वल सेम, मतलब रूट सेम होंगे, उस केस में कैसे लिखा जाए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो मेन जो हमारा
जो मेन जो गेम है वो क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकालने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाए यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो हमने रियल रूट्स देख लिया, अब हम देखते हैं कि यदि हमारे पास मान लेते हैं ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए जिसके जो रूट्स आए ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो आ जाए इमेजनरी, ठीक है। तो इमेजनरी के लिए हम कैसे करेंगे, तो इमेजनरी के लिए मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। इमेजनरी के जैसे हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो इमेजनरी के लिए कैसे लिखा जाएगा उसके लिए भी मैं एग्जांपल बता लेता हूँ कि जैसे मैं खुद ही इक्वेशन लिखता हूँ। एक जो इक्वेशन लिख लिया हमने, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ। जैसे हमारी इक्वेशन है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। तो इसमें से कॉमन लेंगे तो ये जगह डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा एफ डी इंटू वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है कि हमारा जो एफ डी होता है उसमें एम रख देंगे, तो ये हो जाएगा एफ एम इक्वल टू 0। और यहाँ से एफ डी हमारा ये है, एफ डी हमारा ये है, तो इसमें एम रखेंगे तो ये हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारी जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमारी इक्वेशन है इसके कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है, तो इसके जो सॉल्यूशन निकल के आएंगे, दो सॉल्यूशन निकल के आएंगे। एम बराबर इसके जो इमेजिनरी सॉल्यूशन है वो निकल के आएंगे, एम बराबर -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, ठीक है। तो इसके दो सॉल्यूशन निकल के आ गए, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन निकल के आए, दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन है। तो एक तो हो जाएगा m1, ठीक है। चलो ठीक है, दो सॉल्यूशन हो गए ना। अब इसमें देखिए अब कैसे लिखा जाता है बताता हूँ कि यदि हमारे सॉल्यूशन जो n की वैल्यू निकल के आती है उसके तो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, इस तरह से दो सॉल्यूशन निकल के आते हैं कॉम्प्लेक्स के। तो उस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है, y बराबर e की पावर में, देखना यहाँ पे कैसे लिखा है, जनरली मेथड है ये y बराबर e की पावर में अल्फा इंटू एक्स, ठीक है। तो e की पावर में क्या जाता है, रियल पार्ट जाता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, प्लस मतलब इंटू, और प्लस में होता है C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये हमारा लिखा जाता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जनरल सॉल्यूशन ये होता है। अब जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास m की वैल्यू आ गई है, ये यहाँ पे दो वैल्यू आई है, तो हम कैसे करेंगे, पहले इसमें अल्फा बीटा निकालेंगे। तो अल्फा बीटा निकालने क्या करेंगे, जो 2 है इसका भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 और साथ में ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसमें ये जो पार्ट है ये तो हो गया अल्फा और ये पार्ट हो गया बीटा। तो इसके सॉल्यूशन कैसे लिखे जाएंगे, अब इसका सॉल्यूशन लिखे जाने के लिए इसका सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन लिखे जाने के लिए क्या किया जाएगा, तो ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये आ चुका है। इमेजनरी के केस में कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने तीनों मतलब मेथड जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए जो 3 केस होते थे तीनों देख लिए, जिसके अंदर हमारा सॉल्यूशन रियल होता है। उस केस में कैसे लिखा जाएगा, रियल में तो हमको कुछ नहीं करना, अगर रियल है और अलग अलग वैल्यू तो कुछ नहीं करना, सिंपल C1 इंटू ई की पावर में पहली वैल्यू इंटू एक्स प्लस C2 इंटू ई की पावर में सेकेंड वैल्यू इंटू एक्स प्लस C3 इंटू ई की पावर में तीसरी वैल्यू इंटू एक्स, ऐसे अलग अलग वैल्यू में सिंपल लिख दिया जाएगा। जब वैल्यूज हमारी सेम होती हैं उस केस में जो दो वैल्यू सेम है तो उसमें जब दूसरी बार लिखा जाएगा तो उसके लिए x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 होगा तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा केस जब हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यू होंगी तो उसमें क्या करना है, हमको जो हमारे कॉम्प्लेक्स जो सॉल्यूशन है उसमें हमको रियल पार्ट निकालना है और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, दोनों को अलग अलग रखना है। और
ई की पावर में तो रियल पार्ट इंटू एक्स कर देना है, और इंटू में और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको हम लिखना है C1 इंटू कॉस इमेजनरी पार्ट इंटू एक्स प्लस C2 इंटू साइन इमेजनरी पार्ट इंटू एक्स। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना। जैसे ये रियल पार्ट था तो उसको ई की पावर में लगा दिया, और ये रियल पार्ट था इमेजनरी में, रियल पार्ट था उसको ई की पावर में गया, और इमेजनरी पार्ट था उसको साइन और कॉस में लगा दिया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था ये हमारा था कि कैसे हमने वेरियस तीनों टाइप के क्वेश्चन थे उसके अंदर हम निकाल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब नेक्स्ट जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे कैसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो कल वाला, तो आप इसमें कल को जरूर देखना, मिस कर देना। और ये जो आज का लेक्चर था ये केवल था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। तो हमने क्या क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में आधा पार्ट खत्म कर लिया है, जिसमें हम क्या निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आधा पार्ट बचा हुआ है पर्टिकुलर इंटीग्रल, और जो फाइनल आंसर होता है वो कहता है CF प्लस PI। तो CF हमने निकाल लिया, PI हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।